साथियों, चैनल हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य लक्षण। ठीक है, इससे पूर्व 2 वीडियो में डाल चुकी हूं जिसमें आपके प्रमुख काव्य शास्त्री और उनके ग्रंथों के विषय में जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। अब अगला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वह काव्य लक्षण रहेगा। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है: शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर और रस और ध्वनि के आधार पर। शब्दार्थ के आधार पर काव्य के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इन्होंने काव्य लक्षणों को 3 भागों में बांटा है। किन्होंने बांटा है? संस्कृत आचार्य ने। मैंने पूर्व में आपको कहा कि जब काव्य शास्त्र पर चर्चा होगी तो संस्कृत के विषय में चर्चा ज़्यादा होगी, क्योंकि हिंदी के आचार्यों ने केवल उनका खंडन मंडन किया है, उन्हीं को देखकर अपना मत रखा है। अलग से मौलिक कार्य किसी ने हिंदी के क्षेत्र में विशेष नहीं किया, इसलिए संस्कृत के आचार्यों को ही हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो 3 आधारों पर काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। पहला, शब्द और उसका अर्थ क्या है। जैसा कि आपने कल भामा की उक्ति पढ़ी थी, शब्दार्थों सहित काव्य है ना, काव्यम। तो शब्द और अर्थ के आधार पर, केवल शब्द के आधार पर, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। अब रस, ध्वनि, शब्द, अर्थ, इन सब के बारे में हम कल पढ़े आए हैं। विद्वानों ने, किसी ने ध्वनि का समर्थन किया, किसी ने ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया। तो उन सब के लक्षणों के आधार क्या हैं? शब्दार्थ के आधार पर किस किस आचार्य ने काव्य के लक्षण बताएं वो देख लेते हैं। भामह का है शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन का है काव्य शब्दयो गुणलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम त्वदि दहायद कारिणी। ये कुंतक का मत है। ठीक है, भामह, वामन, कुंतक, विशेष ध्यान रखिएगा आप इनको। शब्दार्थों सहित तो वक्र जब आ जाए, वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन है? कुंतक हैं। तो जब वक्र शब्द आ जाए, वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन है? कुंतक। ठीक है, और शब्द और अर्थ दोनों की भारी बात कौन करते हैं? केवल शब्द की बात तो बहुत सारे आचार्य करते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ दोनों की बात कौन करते हैं? भामन तो रीति की नीति की बात करेंगे। तो शब्दयों का गुणालंकार, गुण की बात कर रहे हैं, रीति की, गुणों की बात कौन कर रहा है? वामन कर रहे हैं। इस तरीके से आप इनको याद करते। तो शब्दार्थ के आधार पर इन 4, इनके अलावा और भी आचार्य हैं। 5वें हैं मम्मट, कहते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह प्रश्न, ये भी पंक्ति परीक्षा में पूछी हुई है। वाग्भट कहते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। आनंदवर्धन कहते हैं साहृदय हृदय आह्लादम दिश शब्दार्थे मत्वमेव काव्य लक्षणम। हृदय को आह्लादित करने वाले, मैंने आपको बताया था आनंदवर्धन कौन है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि से क्या होता है? जब आप गानों की ध्वनि सुनते हैं तो आनंद का वर्धन होता है, आपका हृदय आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसी कोई पंक्ति आ जाए तो थोड़ा सा आप उसको ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करें, क्योंकि सारी पंक्ति आप याद नहीं कर सकते। एक मम्मट वाली कर लीजिए और भामा वाली तो आपको होनी ही चाहिए। राजशेखर क्या कहते हैं? गुणवदलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। विद्याधर कहते हैं शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ पुस्तावथ काव्यम। क्षेमेंद्र कहते हैं काव्यविष्टम शब्दार्थ है साहित्य सदलंकृति। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ है साहित्य वलंकृति। औचित्य संप्रदाय है किनका? क्षेमेंद्र का संप्रदाय कौन सा है? औचित्य संप्रदाय है। क्षेमेंद्र का संप्रदाय कौन सा है? औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र को हमने कहाँ पढ़ा था? एक सेकंड देखते हैं। क्षेमेंद्र को हमने, ठीक है, 14वें नंबर पर क्षेमेंद्र को पढ़ा था। अब शब्द के आधार पर कौन कौन से काव्य लक्षण बताए गए हैं? दंडी महाराज बता रहे हैं, और जगन्नाथ बता रहे हैं, और जयदेव बता रहे हैं। 3 आचार्यों ने शब्द के आधार पर काव्य के लक्षण बताए कि कौन सा काव्य है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये काव्य है? अच्छा, सरल शब्दों में इसको अगर आपको समझाऊं तो काव्य लक्षण मतलब, आपने रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है पढ़ा है? आपके सिलेबस में भी है, बहुत सी परीक्षाओं के सिलेबस में है, बहुत सौ के नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी परीक्षा के लिए वीडियो देख रहे हैं।
तो कविता क्या है, उसको हिंदी में जो निबंध है उसको ही आप देख लीजिए। काव्य क्या है, काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए, है ना। कैसे आप जानेंगे कि ये काव्य की श्रेणी में है या नहीं है, तो उसके लिए 3 भेद किए हैं। शब्द अर्थ के आधार पर, दूसरा है शब्द के आधार पर। दंडी कहते हैं शरीरम त्वादिष्ठार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, पूछा हुआ है, याद करना है। जयदेव का है निर्दोषणा लक्षणावती सरितिर गुणभूषणा सालंकर रसना के वृत्ति वाक्य काव्य नाम वाक। जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये तो स्पष्ट ही है, ये कहते हैं रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। तो ये पूछी जाती है शब्द के आधार पर। रस और ध्वनि के आधार पर जिन आचार्यों ने किए हैं उनको देखिए। विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। भोजराज कहते हैं निर्दोषम गुणवत काव्यालंकारई रैलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्विन कीर्ति प्रतीचि विदंति ही। मध्यकालीन हिंदी कवियों ने भी निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। तो ये भी पूछा जाता है, खूब आप अच्छे से जानते हैं। विश्वनाथ का याद कर लीजिएगा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है। केशव दास कहते हैं, हिंदी के कवियों को भी लिख दिया है यहाँ पर, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुवृत भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मित, ठीक है। तो चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, यदि उसके कितने भी सुंदर लक्षण हो, लेकिन यदि वो आभूषण धारण नहीं करती तो वो अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता सुशोभित नहीं होती। तो ये बार बार पूछा जाता है, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। श्रीपति जी क्या कहते हैं, यद्यपि दोष विनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता वनित छवि नहीं रसविन तदपि प्रवीण, श्रीपति की भी है। चिंतामणि कहते हैं सगुण अलंकार अन सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थवार हो कवित विविध कहत सब कोय। कुलपति मिश्र कहते हैं दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। सुरती मिश्र कहते हैं वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय निपुण करम कवि जो जुत ही काव्य कहत सब कोय। कवि देव कहते हैं शब्द जीवित इति अर्थ मन रस में सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। वैसी ध्वनि आ रही है। खैर सोमराज जी कहते हैं सगुण पदार्थ दोष विन पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कहे शुद्ध। भिखारी दास कहते हैं रस कविता को अंग है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरुपता। आधुनिक युग के हिंदी आचार्य व कवियों ने भी निम्नलिखित काव्य के लक्षण लिखे हैं। संस्कृत के पढ़ लिए आपने, फिर आपने हिंदी के पढ़ लिए, अब आधुनिक काल की ओर देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम भी कविता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कविता क्या है। ये निबंध अगर आपने शुक्ल का पढ़ा है, खैर मैं भी आपके साथ ही इस बुक को पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि मेरे पास ये बुक नहीं थी जब मैंने अपने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन अब आपके साथ पढ़ रही हूँ। तो अब देखिए मेरी बात बिल्कुल यहाँ पर है। ये कविता क्या है से ये दो पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल की यहाँ पर ली हुई हैं। खैर पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, यदि आपने कविता क्या है निबंध नहीं पढ़ा हो, रामचंद्र शुक्ल के निबंध अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें उत्साह श्रद्धा एवं भक्ति लोभ एवं प्रीति सहित अन्य निबंध भी आपको मिल जाएंगे। और बाकी के जो लेखकों के निबंध हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट है, यानी निबंध की 2 प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है, आप चेक कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस का कोई भी निबंध प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके बाहर पूछा जाएगा। बाकी आपका कोई ऐसा निबंध हो जो उन प्लेलिस्ट में नहीं हो और आपको पढ़ना हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। शुक्ल का देख लेते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। कविता को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है कविता क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, तो रामचंद्र शुक्ल को लगा कि इतने से ही कविता नहीं हो सकती। कविता तो बहुत विस्तृत कविता का क्षेत्र है, उसको इतने सरल नहीं कहा जा सकता। तो इन्होंने बहुत सारे उदाहरण और उसके माध्यम से अपने निबंध है कविता क्या है, बहुत अच्छा निबंध है, पढ़िएगा ज़रूर आप उसको। आपके सिलेबस में नहीं हो तो समय मिलने पे पढ़ लीजिएगा।
तो ये कह रहे हैं कि आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी जैसे सरल शब्दों में इस पूरे का भाव समझें। जैसे शरीर के लिए भोजन जो कार्य करता है ना, तो जो आत्मा की भूख होती है वो आपकी कविता के माध्यम से पूरी होती है। आपके हृदय को जब सुकून चाहिए होता है तो आप कविता सुनते हैं। अब जैसे कि आपके जीवन में दुख का प्रसंग है तो आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, वो गाने भी कविता ही हैं, ठीक है, एक तरीके से कविता ही तो हैं। पहले तो कागज पे कविता के रूप में लिखे जाते हैं, फिर गाए जाते हैं। जब आप उल्लास में होते हैं तो वैसे गाने सुनते हैं, फिर पार्टी के मूड में होते हैं तो पार्टी के मूड वाले गाने सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आपकी आत्मा की को पोषित करती है वो कविता। तो वो यही कह रहे हैं। अब शुक्ल ने और लिखा है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है ना, मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार। आपको कोई कविता याद आई? याद करिए, परिवर्तन नामक कविता हमने पढ़ी है सुमित्रा नंदन पंत की, उसमें आपको जगत के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार। आपकी जो शुद्ध अनुभूतियों का संचार कहाँ होता है? राम की शक्ति पूजा जब आप पढ़ते हो तो आपके मन की शुद्ध अनुभूतियों का संचार आपके मन में हो जाता है। जब आप राम की शक्ति पूजा जैसी कविता पढ़ेंगे, जब आप आगे की असाध्य वीणा को पढ़ेंगे, तब आप समझ पाते हैं बिल्कुल शुद्ध अनुभूतियाँ हैं वो जीवन की। तो ये कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। अब नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं इसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो नए परीक्षार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगी कि चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे कहे अनुसार एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर करें। आपके सिलेबस का बहुत बड़ा भाग आपको प्लेलिस्ट में एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बात करें किताबों की, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है हिंदी बुकशाला, उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लें। मैं फिर कह रही हूँ, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी इच्छा है, लेकिन प्लेलिस्ट आप दोनों चैनल की चेक करें। बुकशाला चैनल पर शीघ्र ही मैं 9th to 12th की बुक्स आपको पढ़ा दूंगी। जो भी विषय सामग्री मेरे पास आती है मैं बताती चलती हूँ आपको। ये बुक जब मेरे पास आई थी तो इसका मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था कि ये बुक आ गई है। इसी प्रकार 9th to 12th की बुक भी जल्दी ही हमारे पास आ जाएंगी। तब तक आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर, उसकी कहानियां आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। लहरों का राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, तमस उपन्यास है, महाभोज उपन्यास, बहुत कुछ निरंतर भी प्रतिदिन वीडियो में बुकशाला पे डालती हूँ। तो चलते फिरते काम करते हुए बुकशाला को एंजॉय करिए और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा आप समय निकाल कर नियमित पढ़िएगा। किसी कारणवश यदि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ तो आपको ये नहीं है कि आपने देखा आप सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस नहीं करते हो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच जाता है। तो केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। चैनल पे आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को यदि सब्सक्राइब कर रहे हो तो बटन बेल वाला जो आइकन है उसके साथ, घंटी वाले आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करें तो डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। किसी कारणवश वीडियो नहीं आता है तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट में मैंने इतना, क्योंकि आप चैनल पे पहली बार है लेकिन चैनल तो बहुत दिनों से है ना, तो इतना कुछ है प्लेलिस्ट में कि आप कम से कम महीने लग जाएंगे आपको प्लेलिस्ट को ही करने में। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सरल इतिहास की बुक आपको पूरी करनी है, और उससे उच्चतर लेवल पे आप चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे नेट के लिए हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी के लिए, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा मैं डाल चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, वो आपको करना ही करना है। 1 से 2 बार सभी वीडियो सुन लेने हैं, और जब आप प्लेलिस्ट में सुनेंगे तो वहाँ ऐसे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे जो उसको पढ़कर सफल भी हुए हैं और जिन्होंने 2-2 3-3 बार उसको मेरे साथ पढ़ा भी है। तो गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। साथ ही साथ मैटर आप क्लियर करते रहिए। ये मत सोचिए कि अभी 4-5 महीने का समय है तब पढ़ लेंगे, ये समय कैसे फुर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अपना जो है विस्तृत तैयारी करने का समय अब है, क्योंकि लास्ट का जो समय रहेगा उसे हम रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए और शॉर्ट नोट्स के लिए रखेंगे। ये वाला समय विस्तृत जानकारी का, व्याख्यात्मक हल करने का है। पदावली में मध्य काल के जो पद लगे हैं आपके, कबीर वगैरह, इन सब को भी करते रहिए, उनसे नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको करना है अपने स्तर पर। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपके लिए क्या तैयार कर सकती हूँ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई किताब नहीं मिल रही हो उसके बारे में लिखें, मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं मंगा के आपको करवा दूंगी। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब आप मेरा उतना ही साथ दें जितना मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ, है ना। तब आप नियमित वीडियोस देखेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। जैसे कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है
वो नेट के सिलेबस से काफ़ी अलग है, लेकिन आप लोगों के आग्रह पर ही मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी प्रारंभ की है। तो अब आप लोग जो सेकंड ग्रेड दे रहे हो, वो जो चैनल पे देख रहे हैं, उनकी भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कोचिंग आप लोग जा ही रहे हो, कॉलेज आप लोग जा ही रहे हो, अपने घर परिवार के मित्र हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन वीडियोज़ को आप शेयर करें ताकि उत्साहवर्धन हो। ठीक, आइए पुनः अपनी कक्षा पर लौटते हैं। थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना लगातार पढ़ते पढ़ते, तो बातें भी ज़रूरी हैं, और प्रतिदिन नए विद्यार्थी हैं तो उनके लिए जानकारी भी ज़रूरी है। ठीक, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। बस इतनी ही पंक्ति इनकी पूछी जाती रही है, पूरी पढ़ेंगे हम। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेरचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व होता सुंदरता से सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। अब इनको ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ट्रिक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। हालांकि शुक्ल की तो अगर आप निबंध पूरा पढ़ लेते हैं तो कर ही देंगे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में भी आविर्भूत होती हैं। तो ये जो महादेवी वर्मा कह रही हैं, इनका मतलब रस से ही है कि रस क्या होता है। जो रंगमंच पे आप नाटक देख रहे हो तो उस रंगमंच को छोड़िए, आप फिल्म देख रहे हो, कोई टीवी पे कोई फिल्म देख रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो जाती है कि हीरो हीरोइन रो रहे हैं तो आप भी उनके साथ रोने लग जाते हो ना। तो वैसा ही कविता में जो भाव कवि व्यक्त कर रहा है, अगर वो भाव आपके मन को उद्वेलित कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कविता सार्थक है। ये महादेवी वर्मा कह रही हैं। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत कह रहे हैं। अब इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये सारी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी हुई हैं। ठीक है, इससे कम अगर आप चाहोगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबसे कम है। रसात्मक शब्दार्थी काव्य हैं और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। ये डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के लक्षण लिखे हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन दियर बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इन सबको ये कॉलरिज की है, कॉलरिज का है, पूछ लेते हैं। चलिए फिर भी बता देती हूँ। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन दियर बेस्ट ऑर्डर, है ना। तो बेस्ट क्रम में जब आप कविता को, मतलब शब्दों को जब आप बेस्ट क्रम, उनके सर्वश्रेष्ठ क्रम में जब आप शब्दों को लगा देते हो तो वो सबसे अच्छी कविता है। ये कॉलरिज कहते हैं। ठीक है, तो इनसे प्रभावित हो सकते हैं कई सारी चीज़ें, लेकिन ये विशेष आपसे पूछी नहीं जाएंगी। फिर भी देख ले रही हूँ कोई आपके मतलब का हो तो बस ठीक है। अब ये थोड़ा सा दुखवाद को प्रवृत्ति शैली को देख लेते हैं। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ठीक है, अब ये करुण रस के बारे में है, जैसे भभूति ने करुण रस को सर्वाधिक बताया ना, ऐसे ये शैली भी कह रहे हैं। खैर हमसे इंग्लिश वाले नहीं पूछे जाएंगे, आपको पढ़ के सुनना हो तो कल के वीडियो में पढ़ के सुना दूंगी। बाकी आप वीडियो को रोक के खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको दिखा दे रही हूँ अच्छे से। ये पूछे नहीं जाएंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को ज़बरदस्ती लंबा नहीं करेंगे। आशा है थोड़ा सा अपनी स्पीड को मैंने बना रखा है। उसका कारण यही है क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है डियर। ये 5 महीने बहुत कम है हमारी तैयारी के लिए। अब कल की कक्षा आपकी काव्य हेतु से संबंधित होगी, तब तक आप दोनों तीनों वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देखिएगा। और आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, शुक्ल की या सरल इतिहास, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे कल काव्य हेतु के साथ। तब तक हिंदी बुकशाला पर आपकी जो कहानी है वो मैं पूरी करके डाल दूँगी आज, तो उसको पढ़िएगा, इनको पढ़िएगा, इतना कुछ पढ़ लीजिएगा। तब तक मैं आपको कल फिर मिल जाऊंगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ध्यानपूर्वक इतनी देर से सुन रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद।